जीएसटी किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? ये 101वां संविधान संशोधन था। वहीं पे बता दूं 102 जो संविधान संशोधन है इससे आपका पिछड़े वर्ग के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जोड़ा गया था। वहीं पे 103वां जो संविधान संशोधन है इससे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो कि सामान्य वर्ग को 10% का कोटा दिया जाता है वो 103 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। आज हम करने वाले हैं टॉप 1000 प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस का सेट 4। इसमें हम वो सारे प्रीवियस जीएस क्वेश्चंस कर रहे हैं इन सीरीज में जिससे कि आपके कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सीडीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें आपको ये ही क्वेश्चन डिट्टो ऐसे के ऐसे ही मिलते हैं। तो यहाँ से अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, नोट करते हैं, रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन और उसके आसपास के सारे फैक्ट्स मैं वो सब कवर इन सब में कराऊंगी, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड उसके आसपास के फैक्ट से आया हुआ है आज तक, वो क्वेश्चन आपको आगे आने वाले किसी भी पेपर में गलत ना हो। ठीक है, तो बिना देरी करे चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज का सेट 4। लेकिन उससे पहले ये कहना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत बहुत अच्छी है तो प्लीज़ जो हमारी वीडियो उसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन इज हु वॉज कॉल्ड एज इंडियन मैकियावेली? भारतीय मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता था? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये था कौटिल्य। ये कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, जो कि आपको सबको पता होगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके एक शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे, जिन्हें कौटिल्य या चाणक्य दोनों के नाम से जाना जाता था। और चाणक्य ने बहुत फेमस किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी हुई किताब है, तो ये पॉलिटिक्स के ऊपर, राजनीति के ऊपर लिखी हुई किताब है, जो कि चाणक्य ने लिखी थी, आपके कौटिल्य जिन्हें कहते हैं अर्थशास्त्र। वहीं पे यहाँ पे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस करके एक किताब लिखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में ये आती रहती है। और मैक्सथनीज के बारे में मैंने अभी बताया आपको। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसके राज दरबार में एम्बेसडर के रूप में आए थे और इनकी पहली किताब का नाम इंडिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गिवन? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? ये था आपका पहला शेड्यूल, यानी कि फर्स्ट आपकी पहली अनुसूची इसका सही आंसर है। हमारी अनुसूचियां बनाई गई, उनमें हर अनुसूची में कुछ ना कुछ चीज़ें डाली गई थी, कोई किसी न किसी सब्जेक्ट पर। जिसमें पहली अनुसूची हमारी बनाई गई जिसमें कि भारत का नाम व उसके सारे राज्यों के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनके एरिया के बारे में बताया गया है। कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं जो कि भारतीय संविधान में लिखित रूप में मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी के ऑप्शन भी देख लो आप। यहीं पे 4th अनुसूची, जो चौथी अनुसूची है, ये जो राज्यसभा होती है उसमें सदस्य कितने होंगे, किस राज्य की राज्यसभा में सदस्य कितने होंगे, मतलब किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। वहीं पे 8वीं अनुसूची जो है ये आधिकारिक भाषाएं, यानी कि हमारी कितनी लैंग्वेज है। सबसे पहले हमारी 14 भाषाओं को जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो 14 भाषाओं को, 14 लैंग्वेजेस को कहा गया था, उन्हें आधिकारिक भाषा के रूप में उन्हें मान्यता दी गई थी। लेकिन बाद में उन्हें अलग अलग 3-4 अमेंडमेंट के रूप में बढ़ाकर 22 भाषाएं जोड़ दी गई और वो अभी हमारे सारे आधिकारिक भाषाओं के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, हमारे संविधान में। और इसके अलावा आपका 7th शेड्यूल बता दूं। 7th शेड्यूल 3 आपकी सूचियों के बारे में बताता है।
ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर हमारी केंद्र सरकार अपने अलग एक्ट बना सके, जिस पे राज्य सरकार अपने अलग एक्ट बना सके, और दोनों के अगर दोनों बनाना चाहे उन्हें भी मौका मिल सके, तो ऐसे एक्टों को सूचियों को बांटा गया अलग अलग। उसमें ये 7वीं सूची में बांटे गए हैं। 3 लिस्ट बनाई गई हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं उसमें जो कि जिस पर आपके केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार दोनों उन पर कानून बना सकती हैं। वहीं पे आपकी 2 और हैं, जिसमें कि एक केंद्र सरकार के अधीन आ जाते हैं सारे टॉपिक्स, और एक राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, ये 7 शेड्यूल है। तो ये सारे शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सारी डिटेल में ये मैंने समझाए हुए हैं, और वो सीरीज जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको वो देखनी है तो आप उस पर जाके वहाँ वो जरूर देखें और नोट्स बनाएं, वो आपको बहुत काम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहा जाता है? ये पैम्पास कहा जाता है। सीधा पेपर में आता है पैम्पास ग्रासलैंड जो हैं, चारागाह जो हैं, ये आपके कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे साउथ अमेरिका में। वहीं पे इम्पोर्टेंट है प्रेरीज। प्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कि कनाडा का कुछ एरिया है, यूएसए है, ये सारे आपके नॉर्थ अमेरिका यानी कि प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। वहीं पर डाउन्स, जो डाउन्स के आपके ये चारागाह हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये आपके पेपर में सीधा सीधा आया है। वहीं पे बता दूं सवाना, सवाना करके हैं, ये काफ़ी जगह हैं, बाकी अफ्रीका में भी मेनली मिलने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ग्रासलैंड आपसे अलग अलग एग्जाम में स्टैटिक के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर यहीं पे आपको प्रांतीय संविधान समिति की जगह आपसे पूछ ले संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो उसके आंसर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत के संविधान के पिता जो हैं ये बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता है, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। और इसी के साथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि ये 1928 में, जो कि बारडोली सत्याग्रह हुआ था, गुजरात के अंदर बारडोली जगह है वहाँ पर, उस सत्याग्रह में वहाँ की औरतों ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। उसी के बाद से उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा, और ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज When did the first meeting of Constitutional Assembly held? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था उन्होंने इस जो सभा का, इस वजह से ये सभा अच्छे से नहीं चल पाई। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा बैठक होती है, जिसमें पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद आपके पहले स्थायी अध्यक्ष बनते हैं 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक में। वहीं पे 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्र ध्वज था उसको अपनाया गया था, उसे मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और डेट आती है 13 दिसंबर 1946, जो कि तीसरी बैठक थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारी प्रस्तावना था, प्रियम्बल था, उसके रिलेटेड एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। वो 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज न्यूरॉन इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो न्यूरॉन है ये आपके शरीर के किस अंग की इकाई
कहलाया जाता है? ये होता है ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन है, जबकि नेफ्रॉन जो है ये किडनी, गुर्दे की इकाई है। अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो नेफ्रॉन किडनी के लिए है और न्यूरॉन आपके मस्तिष्क की इकाई होती है। यहीं पे मैंने लिख दिया लंग्स। लंग्स जो होते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं, उनकी जो इकाई होती है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट, वो होती है एल्यूविली। ये क्या होते हैं? ये लंग्स हमारे काम करते हैं सांस ले, जब हम सांस लेते हैं CO2 ऑक्सीजन सारी गैसें मिक्स हम अंदर अपने रेस्पिरेट कर लेते हैं, और जब अंदर ले जाते हैं लंग्स में जाती है वो, तो वहाँ से CO2 ऑक्सीजन को अलग करना, ऑक्सीजन को रख लेना, CO2 को बाहर निकाल देना, ये सारा काम आपका एल्यूविली करती है, जो कि लंग्स की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो तीनों इकाई पेपर में अक्सर पूछी गई हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको साइंस के ये इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, उसको जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज GST वॉज इंट्रोड्यूस एज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? GST किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? ये 101वां संविधान संशोधन था। वहीं पे बता दूं 102 जो संविधान संशोधन है, इससे आपका पिछड़े वर्ग के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जोड़ा गया था। वहीं पे 103वां जो संविधान संशोधन है, इससे EWS रिजर्वेशन, जो कि सामान्य वर्ग को 10% का कोटा दिया जाता है, वो 103 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और ये तीनों संविधान संशोधन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 101 GST, 102 OBC के लिए और 103 आपके EWS के लिए था। ये तीनों अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज विच मुगल इंपीरियर क्राउन्ड हिमसेल्फ एज आलमगीर? किस मुगल सम्राट ने खुद को आलमगीर के रूप में ताज पहनाया था? ये था औरंगजेब। इसने अपना दूसरा नाम आलमगीर भी रखा हुआ था, और जब इसने ताज पहना था तो खुद को औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि दी थी। इसी के साथ बता दूं, ये औरंगजेब वीणा का एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर था, वीणा बजाता था ये। यहीं पे बता दूं, अकबर जो था वो नगाड़ा बजाया करता था। और ये पेपर में अलग अलग दोनों पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यहीं पे और पॉइंट लिख दिए हैं। बीवी का मकबरा औरंगजेब के ही टाइम पे बना था, जिसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और औरंगजेब की जो बीवी थी राबिया उद दुरानी, उसने इसको बनवाया था। ठीक है, बीवी के मकबरे को राबिया उद दुरानी ने बनवाया था। यहीं पे बता दूं, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। औरंगजेब के ही वक्त पे सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के वक्त थे। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने IB के एक एग्जाम में 3 साल पहले देखा है। 2019 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया हुआ था कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारी किस मुगल साम्राज्य जो राजा था उसके वक्त में थे। तो औरंगजेब के वक्त मैक्सिमम हिंदू मनसबदारी थे। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो औरंगजेब से रिलेटेड आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज विच ग्राउंड इज कॉल्ड द मक्का ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? ये है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन जो है ये इंग्लैंड का ही है। इंग्लैंड में ये एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसे मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इसके अलावा एक लॉर्ड्स का मैदान भी इंग्लैंड में पड़ता है, ये भी बहुत फेमस है और ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। यहीं पे मैंने बता दूं, मेलबर्न एक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, वहीं पे मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और ये भी बहुत फेमस एक स्टेडियम है। ठीक है, तो ये 3 स्टेडियम बहुत फेमस है जो कि विदेशों में भारत के एक क्रिकेट के एक स्टेडियम्स हैं और ये अक्सर पेपर में स्टैटिक क्वेश्चन के रूप में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? ये है गुजरात में। और ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आपका रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, तो गुजरात में सबसे लंबी तटीय रेखा हमारी भारत की गुजरात में है। बता दूं मैं आपको, 9 राज्य है, भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा हमारी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें गुजरात सबसे ज़्यादा
दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। अगर आपसे साउथ इंडिया की पूछे, दक्षिण भारत की, तो तमिलनाडु सबसे बड़ी आपकी तट रेखा बनाएगा, लेकिन गुजरात सबसे बड़ी और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी एक तट रेखा बनाता है। जो बांग्लादेश हमारा जो बांग्लादेश देश है, उससे 5 हमारे राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से अपनी रेखा मतलब बनाते हैं, जो जुड़े हुए हैं बाउंड्री। उनमें सबसे बड़ी बाउंड्री जो बांग्लादेश के साथ बनती है वो वेस्ट बंगाल की बनती है, पश्चिम बंगाल की। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्टैटिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज वेयर डिड द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी सिचुएटेड। यूएनईपी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपके नैरोबी में है। नैरोबी जो है ये कीनिया की कैपिटल है, कीनिया की राजधानी है नैरोबी। इसमें आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का मुख्यालय मौजूद है। यहीं पे बता दूं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में आपके यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका होता है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मौजूद है। और जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसमें तो बहुत सारे उनके हेडक्वार्टर मौजूद है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम वाले या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ठीक है, ये कुछ ऐसे हेडक्वार्टर्स है जो पेपर में अक्सर आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लिख के अच्छे से इनको रिवाइज जरूर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज विच एक्ट इंट्रोड्यूस द डायटी सिस्टम इन प्रोविंस फर्स्ट टाइम। किस एक्ट ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली ये किया गया था 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो था उससे। यही बता दूं, ये तो प्रांतों में डायटी सिस्टम है जो कि 1919 के एक्ट से हुई। अगर आपसे पूछ ले केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में डायटी सिस्टम कौन से एक्ट से लागू हुई थी, तो वो हुआ था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत ये डायटी सिस्टम जो प्रोविंस में था इसको रद्द किया गया और केंद्र में आपके डायटी सिस्टम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि जो मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्हें भारत में सांप्रदायिकता विभाजन उन्होंने की थी, तो सांप्रदायिकता का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो 1909 का जो एक्ट था इसमें पहली बार मुस्लिम जो समाज था उसको निर्वाचन के अंदर रिजर्वेशन देने की बात की गई थी ताकि हमारे देश में बंटवारा किया जा सके। इसलिए उस समय जो वायसराय था मिंटो को सांप्रदायिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? हमारे संविधान बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो थे B.R. अम्बेडकर, इसलिए उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान को बनाने में सबसे मुख्य भूमिका B.R. अम्बेडकर साहब ने ही निभाई थी। और ये जो हमारे संविधान बन के तैयार हुआ, ये तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में, और ये पेपरों में आता है क्वेश्चन कई बार। टोटल 12 सेशन, 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें कि मैंने आपको 3 अधिवेशन बताए थे। पहला अधिवेशन आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने। दूसरा इसमें आपका 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें कि पहले स्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऐसे कुल मिलाकर ये 11 सेशन हुए थे, और 12वां सेशन आपके साइन करने के लिए हुआ था सारे जितने भी आपके हमारे मेन सब जो जिन्होंने मुख्य भूमिका थी जिनकी हमारे संविधान को बनाने में, उनके साइन होने के 12वां सेशन हुआ था। तो टोटल 12 सेशन हुए थे और टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आखिरी जो सेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसके 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। तो यहीं पे हमारे आज की 25 क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है, लेकिन
इस सीरीज में हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि रिपीट हो गए क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखना, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। और आने वाले टाइम में भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और अपनी सारी इसके आगे की सारी सीरीज जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले जो भी नई वीडियो हमारी आपके लिए आए। ठीक है, तब तक के लिए आप नोट्स बनाएं, रिवाइज करें और इन्हें अच्छे से तैयार करें, ताकि आपके पेपर में आपको इन टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको आने वाला ना मिले। ठीक है, चलिए जब